तो हम वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करने वाले हैं HTML के साथ और स्पेसिफिकली बात करूं तो HTML5 के साथ। अब HTML क्या है? अगर हमें कोडिंग की शुरुआत करनी है, हमें कोडिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो HTML कोडिंग की दुनिया में वन ऑफ द ईजिएस्ट चीज़ है जिसके साथ हम कोडिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्कूलों में तो HTML 7th-8th क्लास के अंदर सिखाई जाती है, तो इतना ईजी लेवल से हम स्टार्ट करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी को। बात करते हैं HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मार्कअप लैंग्वेज की तरह काउंट होती है। मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML बताता है कि एक वेबसाइट के ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है और उनकी क्या फॉर्मेटिंग है। मतलब अगर मैं किसी वेबसाइट को देख रही हूँ तो उसके अंदर पैराग्राफ आएगा या फिर एक बटन आएगा या फिर एक हेडिंग आएगी या फिर एक टाइटल आएगा या वहाँ पर मुझे एक इमेज यानी पिक्चर दिखाई देनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें HTML हमारे लिए हमें बनाकर देता है, एक ब्राउज़र को समझाता है कि एक वेबसाइट पर चीज़ें दिखनी कैसी चाहिए, उनकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यहां हम स्टाइल की बात नहीं कर रहे, कलर की बात नहीं कर रहे, फॉन्ट की बात नहीं कर रहे, यहां हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली एक वेब पेज के ऊपर हमें क्या दिखेगा एंड किस फॉर्मेटिंग के अंदर दिखेगा। अब यूजुअली HTML को कोडिंग के अंदर एक हार्डकोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, क्योंकि HTML के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती। HTML काफ़ी सिंपल है एंड इनफैक्ट अगर आप एक बच्चे को भी सिखाएंगे तो उसे भी बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग जो है वो समझ आने लग जाएगी अगर वो HTML के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि HTML एग्जैक्टली क्या करता है। अगर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट की बात करूं, मतलब मैंने एक सिंपल सा कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो वो कुछ ऐसा दिख सकता है। इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अगर इसी टेक्स्ट के ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग लगानी है, फॉर्मेटिंग लगाने का मतलब कि कुछ चीज़ों में मैं बुलेट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, कुछ चीज़ों को, कुछ वर्ड्स को मैं बोल्ड में लिखना चाहूँगी, कुछ वर्ड्स को मैं इटैलिक में लिखना चाहूँगी, कुछ वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करके दिखाना चाहूँगी। ये जो लाइन है इसके बाद मैं अगले जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करना चाहूँगी। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, कि सारे टेक्स्ट को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी इंफॉर्मेशन ना लिखने की बजाय हम एक फॉर्मेटेड और एक बेटर फॉर्म में अपने टेक्स्ट को या अपने डेटा को जब प्रेजेंट करते हैं, तो ये अगर एक नॉर्मल टेक्स्ट है तो इसका फॉर्मेटेड फॉर्म कुछ ऐसा होगा जिसमें शुरुआत में इस तरीके से लाइन लिखी होगी, उसके बाद मैंने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, उसके बाद मैंने जो शुरुआत का एक वर्ड है उसको बोल्ड बनाया है, और यहाँ पर अगर मैं H2O को देखूं जो कि वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला है उसमें भी 2 जो है वो छोटा है, जबकि अगर आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट में लिखेंगे तो H2 उतना ही बड़ा होगा। तो इस तरीके से कौन सी चीज किस तरीके से प्रेजेंट होनी है वो हमें HTML बनाकर देता है। तो एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपने HTML को यूज करते हैं। तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि HTML हमारे ब्राउजर को, यानी क्रोम हो गया, सफारी हो गया, एज हो गया, इन सबको रूल्स बताता है कि अपना जो प्लेन टेक्स्ट है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अब एक बार बात करते हैं एक नॉर्मल गूगल सर्च वाले पेज की। इस पेज पर अगर मैं राइट क्लिक करूं तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास मैक के अंदर आ रहे हैं, बट अगर आप विंडोज भी यूज कर रहे हैं, लिनक्स भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप क्रोम के ऊपर हैं तो वहां आपको एक पेज सोर्स का ऑप्शन मिलेगा और एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मैं क्लिक करने वाली हूं पेज सोर्स के ऊपर, तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे यहां पर इस पेज का सारा कोड जो है वो मेरे लिए लिखकर आ जाएगा। एंड इसको अगर मैं नोटिस करूं तो यहां पर शुरुआत होती है डॉक टाइप HTML के साथ, यानी ये जो पूरी की पूरी चीज है ये एक HTML की फाइल है, HTML का कोड है जो बताता है कि डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कि बटन कहां पर आने वाला है, गूगल जो है उसका फॉन्ट क्या होने वाला है, फोटो किस तरीके से होने वाली है। तो ये सारी की सारी चीजें एक ब्राउजर को बताई जाती हैं और HTML फिर इससे सारा का सारा इंफॉर्मेशन निकालता है फॉर्मेटिंग के लिए। यहीं पर अगर वापस अपने गूगल पेज पर आकर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करती हूँ तो मेरे लिए कुछ ऐसी सी विंडो खुलती है। अब यहाँ पर ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल करने वाली हूँ अपने पेज के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि काफी सारे बॉक्सेस बन रहे हैं। गूगल है, ये एक सिंगल बॉक्स के अंदर आ गया, सर्च जो है ये भी एक सिंगल बॉक्स के अंदर आ गया, अगर मैं इस छोटे सर्च की बात करूँ ये भी एक बॉक्स के अंदर आ गया, इन आइकन्स की बात करूँ तो ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर चीजें क्यों दिखाई देती हैं उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम HTML एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, बट ये एक्चुअली छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक पूरा का पूरा हमारा वेब पेज बनता है। एंड यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर सारा का सारा मेरे इस पूरे पेज का HTML का कोड है जो बताता है कि HTML की वजह से ये पेज मुझे किस तरीके से, किस फॉर्मेटिंग में दिखाई देने वाला है। अब बात करते हैं कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। HTML के अंदर
एलिमेंट्स नाम की चीजें होती हैं, यानी मुझे अगर बताना है कि मेरे वेबसाइट के ऊपर एक पैराग्राफ आएगा या फिर एक इमेज आएगी या फिर मेरे पास कोई हेडिंग आने वाली है, तो उसके लिए हम HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। HTML एलिमेंट्स वो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं जो हमारा ब्राउजर पहचानता है। मतलब मेरे ब्राउजर को, क्रोम को पता है कि पैराग्राफ क्या होने वाला है HTML के अंदर, हेडिंग क्या होने वाली है, या फिर अगर मैं इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूं तो वो क्या होने वाली है HTML के अंदर। तो यूजुअली इन एलिमेंट्स को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं HTML टैग्स का। जैसे अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं तो पैराग्राफ को HTML के अंदर लिखने के लिए मैं कुछ इस तरीके से P लिखती हूं एंड एंडिंग में इस तरीके से स्लैश के साथ P लिखती हूँ, और ये जो है ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आता है। मतलब लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो साइन है उसको हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। उसके अंदर अगर मैं P लिख दूँ और यहाँ पर ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा एंड हो जाएगा। अब इन टैग्स के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखती हूँ, मान लेते हैं मैंने लिखा ABCD, ये जो ABCD है ये पैराग्राफ की तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होने वाला है। ऐसे ही अगर मुझे हेडिंग दिखानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो मैं इसके लिए टैग लिख सकती हूँ। मान लेते हैं मुझे H1 लेवल की हेडिंग दिखानी है। हेडिंग के अंदर भी लेवल्स होते हैं, 6 डिफरेंट लेवल्स। अगर मुझे H1 लेवल की हेडिंग दिखानी है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी H1, और अंदर मैं जो भी हेडिंग लिखने वाली हूं वो एक बड़ी सी हेडिंग की तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर मुझे क्रिएट करना है तो उनके लिए मुझे डिफरेंट HTML टैग्स को यूज करना पड़ता है, और इन टैग्स का काम होता है मेरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। तो यहां से हमें बेसिक चीज ये याद रखनी है कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर कुछ डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए एलिमेंट्स, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स को HTML में क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं अपने HTML टैग्स का। तो अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि HTML टैग्स होते क्या हैं। एक HTML टैग को हम कंटेनर की तरह समझ सकते हैं। मतलब कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट अगर मुझे डिस्प्ले कराना है एक वेबसाइट के ऊपर तो उसको कंटेन करने के लिए मेरे पास एक कंटेनर होना चाहिए, और इसी कंटेनर को हम टैग कह देते हैं। जैसे अगर एक सिंपल से पैराग्राफ टैग का एग्जांपल लूं, पैराग्राफ टैग को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जिसमें शुरुआत वाला जो होता है इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग, एंड जो लास्ट में लिखा होता है इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अगर P लिखा है, P का मतलब पैराग्राफ होता है HTML के अंदर, एंड दोबारा से क्लोजिंग टैग के अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, बट यहाँ पर एक स्लैश आ जाता है। स्लैश दिखाता है कि ये टैग यहाँ पर खत्म हो रहा है, और इन टैग्स के बीच में जो भी चीज आती है इसे हम कहते हैं अपना कंटेंट। यानी ये जो पूरा का पूरा अंदर का मटेरियल है, अंदर का कंटेंट है, ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में अब मेरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होने वाला है। एंड इस ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक HTML एलिमेंट कह देते हैं। तो बहुत सिंपल सी हायरार्की है कि HTML टैग्स होते हैं, एक मेरा ओपनिंग टैग होता है, एक मेरा क्लोजिंग टैग होता है, उसके बीच में हमारा HTML का कंटेंट आता है, और टैग्स को और कंटेंट को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम एक HTML एलिमेंट कह देते हैं। अब जैसे ही मैं ये चीज लिखूंगी अपने वेब ब्राउजर के ऊपर, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वैसे ही मेरे पूरा एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिस इज अ पैराग्राफ वाली लाइन डिस्प्ले होने लग जाएगी। इसी तरीके से मान लेते हैं कि मुझे कोई हेडिंग दिखानी है अपने वेब पेज के ऊपर, तो हेडिंग दिखाने के लिए मैं H1 टाइप की अगर हेडिंग दिखाना चाहती हूँ तो H1 का मैं ओपनिंग टैग लिखूंगी और H1 का मैं क्लोजिंग टैग लिखूंगी, और इस टैग के अंदर जो भी मटेरियल आएगा, मान लेते हैं मैं लिखती हूँ हेडिंग लार्ज, तो ये जो भी मैंने अंदर लिखा है ये सारा का सारा हेडिंग की फॉर्म में मेरे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। मुझे अगर किसी वर्ड को बोल्ड दिखाना है, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है, तो बोल्ड के लिए हम HTML में यूज करते हैं B टैग। तो ये मेरा ओपनिंग B टैग हो जाएगा, ये मेरा क्लोजिंग बोल्ड टैग हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगी, मान लेते हैं मैंने लिखा बोल्ड वर्ड, तो ये जब डिस्प्ले होगा मेरे वेबसाइट के ऊपर तो ये बोल्ड की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से अगर मुझे किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसको मैं अंडरलाइन टैग में दिखा सकती हूँ। मुझे किसी वर्ड को अगर इटैलिक में डिस्प्ले करना है तो उसे मैं इटैलिक्स के टैग में डाल सकती हूँ। तो HTML के अंदर बहुत सारे मल्टीपल टैग्स होते हैं। इन टैग्स को मुझे अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतने सिंपल टैग्स हैं, इतने इंट्यूटिव टैग्स हैं, और इनको हम इतनी बार यूज करने वाले हैं कि ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे। बस सिंपल सा हमें समझना है कि एक HTML टैग का पार्ट होता है ओपनिंग, क्लोजिंग, एंड उसके अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट आता है। अब हम शुरुआत करने वाले हैं HTML के अंदर कोडिंग की। सबसे पहले यूजुअली हम किसी भी अगर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखकर देखते हैं। तो हम भी आज HTML के अंदर एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखकर देखेंगे। HTML के अंदर चीजें लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक HTML फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी एडिटर जिसको आपने डाउनलोड किया है, सबसे पहले तो हम उसको ओपन
ओपन करने वाले हैं। अब यहाँ पर मुझे रिसेंट में काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता है ये आपको ना दिखाई दें क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड को बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो ये मेरी रिसेंट फाइल्स है। बट आपने अगर नया नया इंस्टॉल किया है तो आपके लिए रिसेंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। शुरुआत हम करेंगे एक न्यू फाइल का ऑप्शन जो आ रहा होगा VS कोड के ऊपर। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल के ऊपर। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक टेक्स्ट फाइल के साथ। ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है, अभी इसका नाम अनटाइटल्ड है। मैं इसको सेव करने वाली हूँ। इस फाइल को सेव करने के लिए मैं इसका नाम देने वाली हूँ hello डॉट, या इसको मैं कह देती हूँ hello world डॉट HTML। मैंने इसको hello world डॉट HTML के नाम से सेव किया। अब ये जो डॉट HTML है इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन यानी जो लास्ट में एडेड चीज़ होती है। अगर मैं एक HTML की फाइल बनाती हूँ तो मुझे हमेशा लास्ट में डॉट HTML से ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मैं जावा की फाइल बनाती तो मुझे लास्ट में डॉट जावा से ख़त्म करना पड़ता। C++ की फाइल बनाती, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो मुझे डॉट CPP से ख़त्म करना पड़ता। आगे जाकर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे तो हम डॉट JS से फाइल को ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से एक फाइल के एक्सटेंशन को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर कौन सी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा हुआ है। अगर पाइथन की फाइल है तो उसे हम डॉट .py से ख़त्म करेंगे। यहाँ पर डॉट HTML है यानी ये हमारी HTML की फाइल है। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते थे, इसका नाम हम ABCD भी रख सकते थे, इसका नाम मैं अपने नाम से भी रख सकती थी, अपना कॉलेज भी रख सकते थे। यहाँ मैंने इस फाइल का नाम रखा है hello world डॉट HTML। और सबसे ऊपर VS कोड के अंदर दिख भी रहा होगा मेरा यूजर्स फोल्डर है, उसके अंदर श्रद्धा खापरा फोल्डर है, उसके अंदर मेरी ये फाइल क्रिएट हुई है। तो पूरा इस फाइल का पाथ मेरे पास आ गया है। आपके अगर विंडोज सिस्टम है तो उसके ऊपर भी पूरा पाथ आप देख सकते हैं किसी भी HTML फाइल का कि वो कहाँ जाकर क्रिएट हुई है। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्रिएट करूंगी एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। अब यहाँ पर बीच में मैं लिखने वाली हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर दिया है पूरा, जिसके अंदर ये मेरा ओपनिंग टैग है, फिर मेरा कंटेंट है। कंटेंट में क्या लिखा है मैंने, हेलो वर्ल्ड, एंड लास्ट में आ गया मेरा क्लोजिंग टैग। मैंने कर दिया इसको सेव। अब मुझे देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मतलब मैंने HTML फाइल बनाई है तो इस HTML की फाइल की मदद से एक वेब पेज बनना चाहिए, एक वेबसाइट बननी चाहिए। अब वेबसाइट बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके अंदर फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, डेटाबेसेस आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट वर्ड आपकी सिंप्लिसिटी के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि HTML से वेबसाइट नहीं बनती, HTML से हमारा एक वेब पेज क्रिएट होगा जो एक छोटा पेज होता है पूरी वेबसाइट का। अब यहाँ पर कोड मैंने लिख दिया। अब इसको रन करने के लिए मैं वहां पर जाऊंगी जहां पर मेरी ये फाइल पूरी सेव हुई है। तो मैं सर्च करने वाली हूँ अपने फोल्डर के लिए। ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया एंड इसके अंदर अगर अब मैं सर्च करूँ hello world डॉट HTML तो मेरे पास ये मेरी फाइल आ गई है। ये फाइल इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हुई थी एंड जैसे ही मैं इस फाइल पर डबल क्लिक करूंगी या इस पर ओपन क्लिक करूंगी तो ये मेरे लिए पूरी वेबसाइट खुल गई। मेरा जो VS कोड का पूरा कोड था, यानी ये वाला जो कोड था, इसने एक वेबसाइट क्रिएट की जो ऐसी दिखती है। ये वेब पेज इसने क्रिएट किया है जो ऐसे दिखता है एंड इसका पाथ भी मुझे ब्राउजर्स में दिख रहा होगा कि यूजर्स वाले फोल्डर के अंदर जाकर, श्रद्धा खापरा फोल्डर के अंदर जाकर ये HTML फाइल क्रिएट हुई है, ये उसका आउटपुट है। तो पैराग्राफ टैग की हेल्प से मेरी जो वेब पेज है उसके ऊपर मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा पाई। अब सेम चीज, यानी एक पैराग्राफ टैग मैंने ये लिख दिया, इसी को कॉपी करके सेकंड लाइन पर मैं क्या कर सकती हूँ, अपना नाम लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पर अगर अपना नाम लिखूँ एंड अब अगर इसको सेव करूँ, यहाँ पर तो HTML में मैंने सेव कर दिया। सेव करने के लिए मैंने कमांड S प्रेस किया है, आप Ctrl S भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर सेव किया और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो एक पैराग्राफ ने तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया और अगले पैराग्राफ ने नेक्स्ट लाइन पर श्रद्धा खापरा प्रिंट करवाया। इसी सेम तरीके से मैं एक और पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर सकती हूँ जिसके अंदर मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ अपना कॉलेज। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करके दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो थर्ड पैराग्राफ टैग की मदद से थर्ड लाइन में अपना कॉलेज प्रिंट हो गया। तो पैराग्राफ टैग के बारे में हम ये चीज़ सीखे कि पैराग्राफ टैग से अगर कुछ भी प्रिंट होता है तो वो सीधे का सीधा वैसे का वैसा हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। उसके साथ साथ अगर हम मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स यूज़ करते हैं तो हर एक पैराग्राफ टैग नई लाइन से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हेलो वर्ल्ड के बाद इसी लाइन में श्रद्धा खापरा आपका प्रिंट हो गया, श्रद्धा खापरा नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हुआ है, अपना कॉलेज उससे भी नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हुआ है। अगर मुझे इन सारी चीज़ों को सेम लाइन पर प्रिंट करना होता तो मैं अलग अलग पैराग्राफ टैग यूज नहीं करती। फिर मैं ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको कट करके मैं सेम पैराग्राफ टैग के अंदर प्रिंट करवा रही होती कुछ इस तरीके से। इसको भी कर देते हैं कट एंड यहाँ पर पेस्ट
एंड सिंगल अगर पैराग्राफ टैग होता तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ मुझे ऐसी दिखाई देती। तो इस तरीके से हम HTML फाइल को क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर बेसिक कोडिंग को करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा सवाल दूंगी कि आपको क्या करना है, पैराग्राफ टैग की हेल्प से आपको अपना नाम प्रिंट करवाना है अपने ब्राउजर के ऊपर। तो एक बार पैराग्राफ टैग लिखना है, उसके अंदर अपना नाम लिखना है, फिर देखना है कि कैसे आप अपने वेब पेज पर अपना नाम डिस्प्ले करा सकते हैं। अब एक और चीज जो हमें HTML कोड के बारे में सीखना है कि ये जो सारा का सारा मेरा वेब पेज फॉर्म हुआ है, ये वेब पेज सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर रन करेगा। जैसे वेबसाइट्स तो ऑनलाइन होती हैं, अगर amazon.com खोलना है या फिर google.com खोलना है, वो आप अपने कंप्यूटर से भी खोल सकते हैं, मैं अपने कंप्यूटर से भी खोल सकती हूँ। बट ये जो मैंने स्पेसिफिक HTML से वेब पेज क्रिएट किया है, इसको सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर खोला जा सकता है क्योंकि इसकी HTML फाइल अभी सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम चीज़ों को इंटरनेट पर डालना चाहते हैं और अपने वेब पेज को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि कोई भी उसको एक्सेस कर पाए, कोई भी खोल पाए, तो उसके अंदर हमें डोमेन्स के बारे में सीखना पड़ेगा, होस्टिंग के बारे में सीखना पड़ेगा, जो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं जिनको हम बाद में सीख रहे होंगे। तो अभी के लिए जितने भी वेब पेजेस, वेबसाइट, सारी चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं वो सारी की सारी हमारे ब्राउजर के अंदर खोलने के लिए, क्योंकि उनकी फाइल्स हमारे कंप्यूटर के अंदर है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसे इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूँगी आपको क्या दिखाई देगा, आपको पूरा का पूरा HTML कोड दिखाई देगा। HTML कोड के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पैराग्राफ टैग है एंड उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें वैसे ही लिखी हुई हैं जैसे हमने अपनी VS कोड की फाइल के अंदर लिखी हुई है। बट यहाँ पर आपको और डिफरेंट टैग्स दिख रहे होंगे। एक HTML अलग से टैग दिख रहा होगा, हेड नाम से टैग दिख रहा होगा, बॉडी नाम से टैग दिख रहा होगा। इन सारे टैग्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको देखकर घबराना नहीं है। बट मेजर काम जो हमारा हो रहा है वो ये पैराग्राफ टैग कर रहा है, जिसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमने लिखी हुई है। अब इसके साथ साथ अगर मुझे मान लेते हैं मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे, अब इन वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स को मैं बोल्ड में दिखाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं अपना बोल्ड टैग भी यूज कर सकती हूँ। बोल्ड टैग लिखने के लिए मैं टैग्स के अंदर भी टैग्स लिख सकती हूँ। जैसे इस पैराग्राफ टैग के अंदर मुझे अपना कॉलेज बोल्ड करवाना है, तो मैंने लिखा B। ये B का ओपनिंग टैग हो गया एंड इसके क्लोजिंग टैग को अब मैं अपना कॉलेज के बाद लिखने वाली हूँ। तो इस तरीके से बाहर तो मेरा पैराग्राफ टैग है एंड उसके अंदर मेरा एक बोल्ड टैग है, जिसकी मदद से बोल्ड टैग के अंदर जो भी मटेरियल है यानी अपना कॉलेज है वो बोल्ड में डिस्प्ले होगा। पैराग्राफ में तो डिस्प्ले होगा बट साथ के साथ बोल्ड भी हो जाएगा। इसको एक बार करते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो बाकी सारा टेक्स्ट तो नॉर्मली डिस्प्ले हुआ है बट अपना कॉलेज बोल्ड में डिस्प्ले होकर आया है। तो इस तरीके से आप भी अपने टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज़ आपको बोल्ड में डिस्प्ले करानी है, हाईलाइट करवानी है, उसको हम B टैग की हेल्प से बोल्ड में डिस्प्ले करा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ एलिमेंट के बारे में। पैराग्राफ एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए HTML में हम यूज़ करते हैं P टैग का, जो रिप्रेजेंट करता है एक पैराग्राफ को। अब जब भी हम पैराग्राफ की बात करते हैं, पैराग्राफ का मतलब सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता। पैराग्राफ का मतलब होता है वो सारा कंटेंट जिसे हमें एक साथ डिस्प्ले कराना है। तो ज़रूरी नहीं है उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आए, उसके अंदर हो सकता है कि हमारा बोल्ड टेक्स्ट भी आ जाए। एक पैराग्राफ के अंदर हो सकता है हम इमेज और टेक्स्ट दोनों को साथ में डिस्प्ले कराना चाह रहे हो। तो जितना भी कॉन्टेंट हम एक साथ डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं अपने पैराग्राफ टैग को। अब पैराग्राफ टैग की एक और स्पेशल चीज है कि ये स्पेस को भी क्रिएट करता है। किस तरीके से, एक बार अपनी HTML फाइल के अंदर हम जाकर देखते हैं। मैंने अपनी फाइल के अंदर पैराग्राफ टैग्स लिखे एंड इसके अंदर मैं लिखने वाली हूं दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने काफी सारी स्पेस दी एंड नेक्स्ट जो चीजें मैं लिखने वाली हूं दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। अब यहाँ पर मैं एक लाइन की स्पेस देकर इसको डिस्प्ले कराने वाली हूँ। इसको कर देते हैं सेव एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी सेम लाइन के ऊपर आ गई। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप अपने VS कोड के अंदर सेव कर रहे हैं और वहां पर अगर आप नेक्स्ट लाइन पर ले जाकर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और सेम लाइन पर चीजें नहीं आ रही, तब भी आउटपुट आपका सेम ही आने वाला है। यानी पैराग्राफ में अगर मैं 2 पैराग्राफ्स लिखती हूँ तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेम लाइन पर आती है। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्पेस दी और अब मैंने इसको सेव किया, तब भी ऑटोमेटिकली वहीं पर आ रहा है। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि HTML जो आप एक से ज्यादा स्पेसेस देते हैं या एक से ज्यादा नेक्स्ट लाइन पर चीजें डिस्प्ले कराना चाहते हैं, HTML उन सबको नहीं पहचानता। अगर आपने एक सिंगल पैराग्राफ टैग के अंदर चीजें लिखी हैं तो वो सारी की सारी चीजें एक साथ डिस्प्ले होंगी, यानी सिंगल लाइन में डिस्प्ले होंगी, चाहे कितनी भी बड़ी आप लाइन में चीजों को डिस्प्ले करा दें। मतलब मैं सेम चीज को बार बार अगर कॉपी पेस्ट करना चाहूं तो इसको मैं कर लेती हूं सेव
एंड अब अगर इसे मैं रिफ्रेश करूं तो सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिस्प्ले होंगी। बट मुझे अगर थोड़ी सी स्पेस चाहिए इन चीज़ों के डिस्प्ले होने में, तो मुझे एक नया पैराग्राफ टैग क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से अगर मैं आधी इन्फॉर्मेशन को हटा दूँ एंड उसके बाद अगर मैं एक पैराग्राफ टैग लिखूँ तो उसके अंदर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकती हूँ और अब चीज़ें दो डिफरेंट लाइन पर होंगी। तो यूजुअली ये अगर एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है और ये अगर मेरा दूसरा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है और दोनों को अगर मुझे अलग अलग पैराग्राफ्स में डिस्प्ले कराना है तो मुझे दो पैराग्राफ टैग्स का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए पैराग्राफ टैग को हम कनेक्टेड या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा सेकंड पैराग्राफ है इसके अंदर भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं सिंगल पैराग्राफ टैग के अंदर मैं तो यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में चीजें लिख दूंगा और ये नेक्स्ट लाइन में ही डिस्प्ले होंगे HTML के अंदर जब मेरा वेब पेज क्रिएट होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप चाहे यहाँ पर कितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा लाइन दे दें, HTML उन सबको इग्नोर करता है। HTML सिर्फ टैग्स को पहचानता है। अगर पैराग्राफ टैग के अंदर चीजें लिखी हुई हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा लाइन HTML आपको ऐड नहीं करने देगा। सारी चीजों को वो इकट्ठा करके एक साथ प्रेजेंट करेगा। इसीलिए मल्टीपल चीजों को दिखाने के लिए, मल्टीपल रिलेटेड कंटेंट को दिखाने के लिए हमें मल्टीपल टैग्स को यूज करना पड़ता है। तो इसको एक बार कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पर भी ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसको अगर मुझे बोल्ड में दिखाना है तो यहाँ पर मैं बोल्ड टैग का यूज कर सकती हूँ और अपने लास्ट पैराग्राफ को, लास्ट लाइन को, इस पूरी लाइन को मैंने कट किया एंड बोल्ड टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर ये मेरा नॉर्मल एक पैराग्राफ है, ये मेरा नॉर्मल एक पैराग्राफ है एंड सेकंड पैराग्राफ के अंदर मैंने बोल्ड के अंदर पूरी की पूरी लाइन को लिख दिया है। अब अगर इसे मैं रिफ्रेश करूँ तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ प्रिंट हो गया, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ प्रिंट हो गया एंड यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वो मेरी बोल्ड में रिप्रेजेंट हो गई। एक टैग के अंदर जब हम किसी दूसरे टैग को लिख देते हैं तो इस फिनोमेना को प्रोग्रामिंग की भाषा में नेस्टिंग बोला जाता है। नेस्टिंग और ये जो मेरे टैग्स हैं इनको हम कहेंगे नेस्टेड टैग्स। तो नेस्टिंग का मतलब होता है जब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ आ जाती है। तो एक टैग के अंदर जैसे नेस्ट होता है यानी घोंसला होता है चिड़िया का, तो उसके अंदर चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उसी तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बड़ा सा टैग है पैराग्राफ वाला, उसके अंदर मैंने एक और टैग ऐड कर दिया, यानी उसके अंदर मैंने कोई छोटा बोल्ड वाला टैग ऐड कर दिया, इमेज का टैग ऐड कर दिया या कोई और टैग ऐड कर दिया, तो वो मेरा नेस्टिंग का फिनोमेना बन जाएगा। तो इन्हें हम अपने नेस्टेड टैग्स कहेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में हम HTML के अंदर सीखने वाले हैं ये हमारे हेडिंग एलिमेंट्स। यानी अगर मुझे अपने पेज के ऊपर डिफरेंट हेडिंग्स क्रिएट करनी होती हैं तो उसके लिए ऑलरेडी टैग्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास 6 डिफरेंट हेडिंग टैग्स होते हैं HTML के अंदर। इन्हें हम H1 से लेकर H6 तक लेकर जाते हैं। यानी एक टैग होता है मेरा H1 जो डिस्प्ले करता है सबसे बड़ी हेडिंग, यानी इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे ABCD अगर मैंने लिखा तो ये सबसे लार्जेस्ट साइज में डिस्प्ले होगा हेडिंग की टर्म्स में। दूसरा टैग होता है मेरे पास H2, तीसरा टैग होता है H3, चौथा टैग होता है मेरे पास H4, पांचवा होता है मेरे पास H5 एंड 6 टैग मेरे पास होता है H6। एंड ये साइज में नीचे की तरफ डिक्रीज होते चले जाते हैं। मतलब अगर आपको सबसे छोटी हेडिंग देनी है तो वो H6 में आएगी और सबसे बड़ी हेडिंग देनी है तो वो मेरे पास H1 में आएगी। तो ये 6 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेक्शन हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं कि हेडिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊं और मान लेते हैं मैंने एक पेज खोला एवेंजर्स विकिपीडिया के नाम से, मैंने इस पेज को खोला। अब इस पेज में ये जो द एवेंजर्स, ये जो टाइटल लिखा हुआ है, ये मेरी सबसे बड़ी हेडिंग है। अब इससे छोटी हेडिंग क्या होगी, ये तो मेरी सबसे बड़ी हेडिंग हो गई। मेरी एक लेवल छोटी हेडिंग हो जाएगी ये प्लॉट, उसी सेम लेवल पर ये कास्ट आ जाएगी। तो H1 हेडिंग के अंदर अगर मुझे लिखना है तो मैं अपने मेन टाइटल को लिखूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ी हेडिंग है यानी ये जो प्लॉट हो गया या फिर ये जो कास्ट हो गया, इसको मैं H2 के अंदर लिखूंगी। अब H2 के अंदर भी अगर मुझे और कोई सब हेडिंग देनी है तो उसे मैं H3 में लिखूंगी। एंड इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग को हम क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी HTML फाइल की बात करूं तो यहां मैं लिख सकती हूँ H1, ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसके अंदर मैं अपनी मेन हेडिंग को लिख सकती हूँ। यह है मेरी मेन हेडिंग, मान लेते हैं मेरी मेन हेडिंग है एवेंजर्स। तो इस तरीके से मैंने अपनी मेन हेडिंग को डिस्प्ले कर दिया। अब अगर इनकी छोटी सब हेडिंग्स मुझे डिस्प्ले करनी है तो अब मैं सारी की सारी जो सब हेडिंग्स होंगी उनको H2 के अंदर डिस्प्ले करूंगी। जैसे अब मैं अपने एवेंजर्स के नाम लिख सकती हूँ, यहाँ मैं नाम लिख सकती हूँ आयरन मैन का। अगर जिन्हें एवेंजर्स के बारे में नहीं पता, ये कुछ रैंडम नाम है जो मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर मैं थॉर लिख सकती हूँ, नेक्स्ट लाइन में जाकर मैं हल्क लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से अगर अब मैं अपने वेब ब्राउज़र की बात करूँ तो मेरे पेज के ऊपर जो मेन हेडिंग है
वो बड़ी डिस्प्ले हो रही है क्योंकि इसे मैंने H1 में लिखा था, एंड जो H2 में लिखी गई हेडिंग्स हैं वो H1 वाली हेडिंग से थोड़ी सी छोटी है साइज में। तो H1 में हम अपनी मेन हेडिंग लिखेंगे और H2 में उससे छोटी। सेम वे में अगर मैं लिखना चाहूँ H3 में, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी डिस्प्ले कराऊं तो वो और छोटे फॉन्ट में डिस्प्ले होगा। तो ये मेरी और छोटी हेडिंग आ गई है। अब H1, H2, H3 ये सारी की सारी जो हेडिंग्स है इनका अपना एक डिफॉल्ट साइज होता है। H1 वाली हेडिंग हमेशा सेम डिफॉल्ट साइज की प्रिंट होगी, H2 वाली हेडिंग हमेशा सेम डिफॉल्ट साइज में हमें पेज के ऊपर दिखाई देगी, H3 वाली हेडिंग भी सेम डिफॉल्ट साइज में हमें पेज के ऊपर दिखाई देगी। इसी तरीके से 6 हेडिंग्स के लिए 6 डिफॉल्ट साइजेस पहले से ही डिफाइंड होते हैं। एंड यूजुअली जब हम CSS लिख रहे होंगे, यानी अपनी वेब पेज का जब हम स्टाइल डिफाइन कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हम बाकी के टेक्स्ट के लिए तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बट यूजुअली जो मेरी H1 वाली हेडिंग होती है, H2 वाली हेडिंग होती है, H3 वाली हेडिंग होती है, हेडिंग्स के लिए हम उनका फॉन्ट साइज चेंज नहीं करते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब पहले से ही वो फॉन्ट साइज डिफाइन किया गया है तो हम HTML के जो बाय डिफॉल्ट रूल्स हैं उसके साथ इतना ज़्यादा नहीं खेलते। तो मैक्सिमम केसेस में हम हेडिंग्स का डिफॉल्ट साइज चेंज नहीं कर रहे होंगे, जो उनका डिफॉल्ट साइज है हम उसे वैसा ही रखते हैं। एंड अगर हमें अच्छे से अपने HTML प्रोग्राम को लिखना है तो HTML कोड के अंदर, फाइल के अंदर यूजुअली हमारे पास एक ही H1 टैग होता है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल H1 टैग्स को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो H1 टैग एक ही होता है। अपने H2 टैग्स को हम मल्टीपल रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर। अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर हेडिंग टैग्स मैंने लिखे हुए हैं, इनके साथ मैं अपने पैराग्राफ टैग को मिक्स कर सकती हूँ। दिस इज अ पैराग्राफ। इस तरीके से मैं एक पैराग्राफ टैग को हर एक हेडिंग के बाद लिख सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये मेरी मेन हेडिंग आ गई, ये आई है मेरे पास H1 की हेल्प से। उसके बाद मेरे H2 की हेल्प से डिस्प्ले होना चाहिए ये वाली लाइन, तो H2 की हेल्प से ये डिस्प्ले हुआ है। फिर एक पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग 2, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग 2, फिर एक पैराग्राफ। तो हमें सीधा देखकर पता चल रहा है कि पैराग्राफ का टेक्स्ट साइज छोटा होता है और हेडिंग्स यूजुअली पैराग्राफ के टेक्स्ट साइज से बड़ी होती हैं। अगर मैं यहाँ पर H2 की जगह H6 भी लिख देती, मतलब जो मेरी स्मॉलेस्ट हेडिंग है, इसको अगर करें सेव एंड रन, सारी हेडिंग्स फॉन्ट साइज में पैराग्राफ से बड़ी नहीं होती, बट मोस्टली हेडिंग्स जो हम यूज कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमारे पैराग्राफ से बड़ी होती हैं, क्योंकि पैराग्राफ को यूजुअली अपना रिलेटेड कंटेंट एंड नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है, जबकि हेडिंग्स को जो मेन चीज होता है, जो मेन टाइटल होता है, उसको डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। अब सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हमें कह रहा है कि जो भी इमेज हमें दी हुई है यहाँ पर, इसे हमें रिक्रिएट करना है यूजिंग आर HTML टैग्स। तो अगर इस इमेज को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी चल रही है। अगर मैं सबसे टॉप की बात करूँ, यानी इस एवेंजर्स की बात करूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि ये मेरी जो है हेडिंग होने वाली है। ऑब्वियसली हमने अभी तक 3 ही टैग्स को देखा है, एक हेडिंग वाले टैग्स को देखा है, एक हमने पैराग्राफ टैग को देखा है, एक हमने बोल्ड टैग को देखा है। तो इन्हीं तीनों टैग्स के जो कॉम्बिनेशन है उससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो मेरी टॉप लेवल हेडिंग है ये मेरी H1 लग रही है। इससे जो नीचे लेवल की हेडिंग्स है, यूजुअली H1 के बाद H2 होता है, तो इसको भी हम H2 रख रहे होंगे, इसको भी हम H2 रख रहे होंगे एंड इसको भी हम H2 रख रहे होंगे। एंड इसके अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है इसे हम रखने वाले हैं एज माय पैराग्राफ। तो ये मेरा एक पैराग्राफ टेक्स्ट होगा जिसके अंदर ये टोनी स्टार्क, अगर बोल्ड में दिखाई दे रहा है ये वर्ड, तो पैराग्राफ के अंदर हम बोल्ड टेक्स्ट को यूज करेंगे चीजों को बोल्ड दिखाने के लिए। सेम चीज यहाँ पर, ये लाइन एक नॉर्मल पैराग्राफ है जिसके अंदर 2 वर्ड्स बोल्ड हैं, तो हम बोल्ड टैग का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर हमारे नेस्टेड टैग्स को हम यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर भी अपने नेस्टेड टैग्स को, यानी टैग के अंदर जब दूसरा टैग आ जाता है उसको हम नेस्टिंग कह देते हैं। ये भी मेरा पैराग्राफ एंड बोल्ड टैग का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से मैंने पहचान लिया कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को कौन कौन से टैग की हेल्प से मुझे डिस्प्ले कराना है। अगर मैं HTML में ना लिखकर नॉर्मली यहाँ पर पेन पेंसिल से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मेरा कोड कुछ ऐसे में होने वाला है। सबसे पहले तो मैं H1 टैग लिखूंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी अपने एवेंजर्स को, यहाँ पर मेरा H1 टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, अपना H2 टैग लिखूंगी। H2 टैग के अंदर मैं आयरन मैन लिखने वाली हूँ, यहाँ पर मेरा H2 टैग क्लोज हो जाएगा। थर्ड में मैं लिखने वाली हूँ एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर लिखूंगी ऑल्सो गोज बाय द नेम, मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ऑल्सो गोज बाय द नेम, ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिखी अपने पैराग्राफ टैग के अंदर। एंड ये टोनी स्टार्क क्योंकि बोल्ड में है तो इसके लिए एक और टैग मैं लिखूंगी, इसे मैं येलो से हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी B एंड यहाँ पर लिखने वाली हूँ टोनी स्टार्क, और ये मेरा क्लोज हो जाएगा बोल्ड टैग। एंड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा मेरे पास मेरा
पैराग्राफ टैग। तो इस तरीके से इन 3 लाइंस को डिस्प्ले कराने के लिए मैं ये 3 लाइनें लिख सकती हूँ। सिमिलरली इन दोनों लाइंस को डिस्प्ले कराने के लिए मैं दोबारा से H2 टैग एंड पैराग्राफ टैग को यूज़ करूँगी, जिसके अंदर बोल्ड टैग की नेस्टिंग होगी। तो इस तरीके से मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकती हूँ। इसको अब हम लिखने वाले हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। सबसे पहले मैं लिखने वाली हूँ अपना H1 टैग हेडिंग 1, जिसके अंदर मैं लिखूंगी एवेंजर्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगी मेरी हेडिंग 2 टैग, जिसके अंदर मैंने लिखा है आयरन मैन विद अ स्पेस। नेक्स्ट लाइन में मैं अपना पैराग्राफ टैग लिखूंगी। यहाँ पर लिखने वाली हूँ ऑल्सो गोज बाय द नेम। यहाँ पर मेरा बोल्ड टैग आ जाएगा, जिसके अंदर लिखूंगी टोनी स्टार्क। इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट लाइन के ऊपर H2 टैग आ जाएगा, जिसके अंदर लिखा होगा कैप्टन अमेरिका। एंड नेक्स्ट लाइन के ऊपर दोबारा से पैराग्राफ टैग के अंदर ऑल्सो गोज बाय द नेम। दोबारा से मेरा बोल्ड टैग आ जाएगा स्टीव रॉजर्स। नेक्स्ट लाइन के अंदर दोबारा से H2 टैग के अंदर मैं लिखने वाली हूँ हल्क। नेक्स्ट लाइन के अंदर पैराग्राफ टैग, यहाँ पर आएगा ऑल्सो गोज बाय द नेम। यहाँ पर मेरा बोल्ड टैग के अंदर ब्रूस बैनर। तो इसको मैं कर लेती हूँ सेव। ये पूरा का पूरा कोड मैंने कर लिया है सेव। एंड अब करेंगे इसको रिफ्रेश करते ही मेरी सेम जो helloworld.html फाइल है उसने ये वेब पेज क्रिएट कर दिया, जिसकी हमें इमेज दी हुई थी। पूरी की पूरी सारी की सारी चीज़ें सेम लेवल पर सेम तरीके से डिस्प्ले हुई हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इस पेज को इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करके क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ VS कोड में लिखा हुआ है, ये मुझे मेरे ब्राउजर के अंदर भी दिख रहा है। मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने इस तरीके से कुछ लिखा था, फिर बोल्ड टैग के अंदर टोनी स्टार्क लिखा था, फिर अगले हेडिंग H2 लिखी थी, फिर पैराग्राफ टैग के अंदर दोबारा से इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखी थी, फिर मैंने स्टीव रॉजर्स लिखा था बोल्ड टैग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे एलिमेंट्स के अंदर इंस्पेक्ट करने के बाद भी दिखाई देती है। अब एक और स्पेशल चीज़ है मेरे इंस्पेक्ट फीचर के अंदर। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो एवेंजर्स को चेंज करके, इस टाइटल को चेंज करके मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ शक्तिमान, तो इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगी क्या होगा, मेरे H1 टैग में चेंजेस आ जाएंगे। ये चेंजेस मेरे VS कोड के अंदर नहीं आएंगे। VS कोड के अंदर HTML फाइल में जो मैंने लिखा है वो वैसे का वैसा लिखा रहेगा। बट चेंज कहाँ आया, चेंज आया सिर्फ ब्राउजर के अंदर। मतलब यहाँ पर जो चीज़ मैंने चेंज कर दी वो वैसी ही वैसी मुझे वेब पेज के अंदर चेंज होकर दिखाई देने लगती है। पर ये चेंजेस परमानेंट नहीं होते, ये चेंजेस टेम्पररी होते हैं, जो सिर्फ आपके ही कंप्यूटर में आपको चेंज होकर दिखता है। जैसे अगर मैं यहाँ एवेंजर्स वाला मेरा विकीपीडिया पेज है, विकीपीडिया पेज को भी जाकर मैं इंस्पेक्ट कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया, यहाँ पर मैं ढूंढ सकती हूँ ये एवेंजर्स वाली हेडिंग कहाँ लिखी हुई है। ये एवेंजर्स वाली हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये भी मेरा एक H1 टैग है, जिसके अंदर काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ दी एवेंजर्स लिखा हुआ है। अब इस दी एवेंजर्स को चेंज करके मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अपना नाम। मैंने यहाँ पर लिख दिया श्रद्धा खापरा। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, क्या हुआ, अब विकीपीडिया का जो पेज है उसका नाम चेंज होकर अब मेरा नाम हो गया। यहीं पर चाहती तो मैं इसको चेंज करके लिख सकती थी अपना कॉलेज, तो ये चेंज होकर हो गया। इसी पेज को चेंज करके मैं यहाँ पर चाहती तो शक्तिमान भी लिख सकती थी। तो ये पूरे के पूरे विकीपीडिया पेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो गई। तो कभी कभी यूजुअली लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की वीडियोस डालते हैं कि उन्होंने पूरे वेब पेज को चेंज कर दिया है, विकीपीडिया पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तो वैसी चीज़ों के ऊपर जाना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करके दिख रही है किसी भी वीडियो के अंदर एक वेबसाइट के ऊपर, वो एक्चुअल इंटरनेट के ऊपर पोस्टेड हो। क्योंकि ये जो शक्तिमान चेंज हुआ है, अगर आप अपने विकीपीडिया से एवेंजर्स वाला ये वाला लिंक खोलेंगे तो आपको एवेंजर्स ही दिखाई देगा। ये जो छोटा सा चेंज हुआ है ये सिर्फ मेरे ब्राउजर के अंदर और सिर्फ मेरे सिस्टम के अंदर चेंज हुआ है, और ये एक टेम्पररी चेंज है। अगर मैं अपने जो पेज है इसे रिफ्रेश करूंगी तो दोबारा से ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट के ऊपर पोस्टेड है वो दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से इंस्पेक्ट फीचर की हेल्प से हमने एक नॉर्मल वेब पेज क्रिएट किया है, और मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करके देखने हैं। मुझे अगर चेंज करके देखना है कि टोनी स्टार्क की जगह अगर मैं यहाँ पर भी आयरन मैन लिख देती तो मेरा पेज कैसा दिखाई देता, तो वो चेंजेस मैं साथ के साथ ब्राउजर में करके चेक कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ कि पहले मैं VS कोड की फाइल में चेंज करूँ फिर यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करूँ। तो ये जो फीचर है इंस्पेक्ट का, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा जब हम CSS को पढ़ रहे होंगे, या जब हम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स को अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि हम तभी के तभी अपने सारे चेंजेस को वेब पेज के ऊपर देख पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जिसको HTML के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा HTML का बॉयलर प्लेट कोड। HTML या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बॉयलर प्लेट कोड कहने का मतलब होता है वो कोड जो हमेशा हम HTML का कोड लिखने से पहले अब से लिखने वाले हैं। यानी अगर हमें कोई भी फाइल बनानी है जिसके अंदर हम HTML का कोई भी कोड लिखेंगे तो उससे पहले इतना पार्ट है HTML में जिसको हमें पहले हमेशा लिखना पड़ेगा।
हर एक लैंग्वेज का अपना कुछ ना कुछ थोड़ा सा बॉयलर प्लेट कोड होता है। अगर आप जावा लिखना चाहते हैं तो जावा का भी बॉयलर प्लेट होता है, C++ लिखना चाहते हैं उसका भी एक बॉयलर प्लेट होता है। तो वो एक बेसिक टेम्पलेट होता है जिसको हमें हमेशा लिखना होता है। तो इसी बेसिक टेम्पलेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसको हम कह सकते हैं, या इसको स्केलेटन ऑफ राइटिंग HTML कोड हम कह सकते हैं। यानी हमारे HTML कोड का भी एक बेसिक ढांचा होता है जिसको पहले हमें प्रिपेयर करना होता है। यानी डायरेक्टली हम फाइल खोलकर सिंपल जैसे अभी तक हम टैग्स लिखते आए हैं वैसे टैग्स लिखना हमें स्टार्ट नहीं करना। जैसे शुरुआत में ही पहली लाइन में हमने पैराग्राफ टैग बना दिया या कोई और टैग बना दिया, उस तरीके से नहीं अप्रोच करना पड़ता। सारी चीज़ों को HTML में हमें सिस्टमैटिक तरीके से लिखना पड़ता है। सबसे ऊपर HTML की फाइल के सबसे ऊपर हम ये लाइन लिखते हैं। इस लाइन में हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। इस लाइन का बेसिक मतलब होता है कि हम HTML5 को यूज कर रहे हैं। यानी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ये फाइल बता देती है कि HTML का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, वर्जन 5 यूज हो रहा है। जैसे हमारे पास गेम्स में वर्जन होते हैं या हम व्हाट्सएप जैसी एप्स को अपडेट करते हैं, वैसे HTML भी अपडेट होता है। और HTML का जो अपडेटेड वर्जन है जिसको हम यूज करते हैं वो है हमारा वर्जन 5, जिसको इस लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जिस टैग को हम लिखते हैं ये होता है मेरा HTML टैग। HTML टैग पूरे के पूरे बाकी के कोड को अपने अंदर लिखवाता है। मतलब सारी जो बाकी की बाकी चीज़ें हम लिखने वाले हैं वो सारी की सारी अब HTML टैग के अंदर लिखी जाएंगी। HTML टैग को एक तरीके से हम अपना रूट टैग कह सकते हैं। अब ये रूट वर्ड आता कहाँ से? रूट यानी जड़ या फिर किसी भी कोड का सबसे पहला पार्ट। तो जब भी हम HTML के कोड की बात करते हैं तो इसमें सबसे ऊपर हमने ये वाला टैग लिखा है जिसको हम HTML टैग कहेंगे। HTML टैग के अंदर हमने ये वाला टैग लिखा है जिसको हम हेड टैग कहेंगे। तो HTML के अंदर इस तरीके का एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर बनता है। हेड टैग के अंदर मैंने ये वाला टैग लिखा है जिसको हम टाइटल टैग कहेंगे। तो इस तरीके से लेवल वाइज लेवल हम अपने टैग्स को अरेंज कर सकते हैं और इसी अरेंजमेंट को हम हायरार्कियल अरेंजमेंट कहते हैं। हायरार्कियल यानी जिसमें लेवल्स आते हैं। जैसे हमारे घर पे हमारे दादाजी होते हैं, दादाजी के नीचे पापा वाली जनरेशन आती है, पापा वाली जनरेशन के नीचे हमारी जनरेशन आती है। तो एक तरीके से क्या फॉर्म होगी? हायरार्की फॉर्म होगी जिसके अंदर आप डायग्राम बनाएंगे तो लेवल्स आते हैं। वैसे ही लेवल्स हमारे HTML टैग्स के अंदर आते हैं जो दिखाता है कौन सा टैग ऊपर आता है यानी पहले आता है या बाहर आता है और कौन सा टैग नीचे की तरफ या अंदर की तरफ आता है। तो इसी हायरार्कियल अरेंजमेंट में जो सबसे टॉप लेवल पे बैठा होता है उसे हम रूट कहते हैं। और यहाँ पर रूट कौन हो जाएगा? यहाँ पर रूट हो जाएगा हमारा HTML टैग, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा वैलिड टैग है जिसके साथ हम अपने HTML कोड की शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम अपना HTML कोड लिख रहे होंगे हम पहले डॉक टाइप लिखेंगे, फिर हम HTML टैग को लिख रहे होंगे और फिर सारा का सारा कोड हमारे HTML टैग के अंदर जा रहा होगा। अब HTML टैग के अंदर जो फर्स्ट टैग हम लिखते हैं ये होता है हमारा हेड टैग। इस हेड टैग को हम लिख रहे होते हैं और हेड टैग के अंदर सारी की सारी हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन या बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाती है। मतलब ये जितना भी पार्ट होता है मेरा, इसमें जैसे अगर मुझे CSS को लिंक करना है HTML के साथ, यानी अगर मुझे किसी भी वेबसाइट की स्टाइलिंग बतानी है तो स्टाइलिंग को हेड टैग के अंदर बताया जाएगा। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है HTML के साथ तो उसको भी हम हेड टैग के अंदर लिंक कर रहे होंगे। यानी जो दूसरी फाइल्स की लिंकिंग होती है या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें ब्राउजर के ऊपर या अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करानी बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को हम अपने हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो इस हेड टैग को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम अपना मेटा डेटा स्टोर करते हैं। मेटा डेटा का बेसिक मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी जितना भी हमारा HTML कोड है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं। जैसे उसकी स्टाइलिंग कहाँ से आनी है, उसकी फंक्शनैलिटी कहाँ से आनी है। और इस हेड टैग के अंदर एक टैग है जिसको हम हमेशा अपने वेब पेजेस के लिए डिफाइन करते हैं, वो होता है मेरा टाइटल टैग। टाइटल कहने का मतलब है कि ये हमारे वेब पेज का टाइटल है। टाइटल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी भी वेबसाइट का नाम गूगल पे सर्च करना है, मान लेते हैं मैंने गूगल पे सर्च किया amazon.com, तो गूगल क्या करेगा? गूगल सर्च क्वेरी को इस टाइटल के बेसिस पर सर्च करेगा। इसीलिए टाइटल का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब अगर जो भी आप अपने पेज में डिस्प्ले कराना चाहते हैं वही नाम आपको अपने टाइटल को देना है। और ये टाइटल का नाम कभी भी डिस्प्ले नहीं होता वेबसाइट पर। मतलब अगर आपने माई फर्स्ट पेज लिख दिया तो ये टाइटल जो है ये आपके मेन वेब पेज पर वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा, ये वेबसाइट से ऊपर की तरफ टैब के ऊपर डिस्प्ले होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमने वेबसाइट खोली netflix.com।
अब netflix.com के ऊपर जब ऐसे इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, नेटफ्लिक्स का आइकन है, नेटफ्लिक्स इंडिया, वॉच टीवी शोज ऑनलाइन, वॉच मूवीज ऑनलाइन। तो ये जो ऊपर की तरफ डिस्प्ले होकर आ रहा है ये मेरे नेटफ्लिक्स के मेन वेब पेज का टाइटल है। तो इस तरीके से टाइटल जो है हमें दिखाता है कि वेब पेज के ऊपर एक्चुअली होने क्या वाला है, इसीलिए टाइटल का नाम बड़े सोच समझकर हमें अपने प्रोजेक्ट्स या फिर वेबसाइट्स के लिए रखना होता है। नेक्स्ट जिस चीज की हम बात करेंगे वो है मेरा बॉडी टैग। अब हम चाहें तो HTML को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा हेड टैग, एक होता है हमारा बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो वेबसाइट के ऊपर जनरली दिखाई नहीं देती, और इन चीजों में हमारा मेटा डेटा स्टोर होता है, इसे हम मेटा डेटा कर लेते हैं। एंड हमारे बॉडी टैग के ऊपर वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक्चुअली हमारे वेब पेज के ऊपर हमें डिस्प्ले होकर दिखाई देती हैं। जैसे अगर मुझे पैराग्राफ टैग लिखना है तो वो बॉडी टैग के अंदर आएगा, अगर मुझे हेडिंग टैग लिखना है तो वो भी बॉडी टैग के अंदर आएगा, या फिर कोई और ऐसा टैग है, जैसे मान लो आगे हम बहुत सारे टैग्स बनाना सीखेंगे, हम लिस्ट बनाना सीखेंगे, हम फॉर्म्स बनाना सीखेंगे, हम टेबल्स बनाना सीखेंगे, हम बटन्स वगैरह, इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो वो सारे के सारे टैग मेरे बॉडी टैग के अंदर हम लिख रहे होते हैं। तो जैसे इस पैराग्राफ टैग को हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा है, तो एक जनरल लेआउट होता है जिसको हम हमेशा फॉलो करते हैं जब भी हम अपने HTML कोड को लिखना चाहते हैं। अब एक बार क्या करते हैं, इस HTML बॉयलर प्लेट कोड को हम अपने VS कोड के अंदर जनरेट करने वाले हैं। तो हमने एक बिल्कुल खाली फाइल बनाई हुई है classroom.html, एंड अपने VS कोड के ऊपर एक शॉर्टकट होता है इस बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करने का। यानी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सिंपली एक्सक्लेमेशन दबा सकते हैं। हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर अगर आप एक्सक्लेमेशन यानी ये वाला जो साइन होता है इसको अगर स्क्रीन पर लिखेंगे, यानी इसको अगर टाइप करेंगे, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे, इनको हम एमिट्स कहते हैं। एमिट कहने का मतलब है कि ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपने VS कोड के अंदर HTML फाइल है उसके अंदर एक्सक्लेमेशन लिखा तो मतलब आप VS कोड को बता रहे हैं कि मैं बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना चाहता हूं या चाहती हूं। और इनफैक्ट HTML आपको दिखाएगा भी कि एमिट एब्रीविएशन, कि आप इस तरीके का कुछ कोड है जिसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंपली अब आप क्या कर सकते हैं, या तो ये जो ब्लू लाइन हाईलाइट हो रही है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप एंटर या फिर अपना जो हमारे मैक के ऊपर होता है रिटर्न, एंटर या रिटर्न में से कुछ भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो ईजीएस्ट ऑप्शन है कि आप इस ऑप्शन ब्लू लाइन पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने से क्या हुआ, मेरा सारा का सारा बॉयलर प्लेट कोड HTML ने, VS कोड ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। और ये कैसे जनरेट हुआ, ये जनरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ एमिट्स। एमिट क्या होते हैं, एमिट हमारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। VS कोड के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, या कुछ और कोड एडिटर अगर आप यूज कर रहे होंगे तो काफी कोड एडिटर्स के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड एमिट्स होते हैं। अगर एमिट आपके VS कोड के ऊपर काम नहीं कर रहा है या आप कोई और कोड एडिटर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चाहें तो ये पूरा का पूरा जो कोड है इसको टाइप भी कर सकते हैं खुद से, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर एमिट वर्क भी नहीं कर रहा तो भी आप HTML का कोड रन कर सकते हैं। अब एमिट ने ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा कोड जनरेट कर दिया। कैसे, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी एक्सक्लेमेशन, उससे मेरा पूरा कोड जनरेट हो गया। तो एमिट्स हमारे बहुत काम के होते हैं, एंड आगे जाके हम और भी एमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए अपने बॉयलर प्लेट कोड पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली लाइन मुझे बताती है कि मैं HTML5 को यूज कर रही हूँ। सेकेंड लाइन के अंदर HTML में कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज lang इज इक्वल टू en। इस लाइन का बेसिक मतलब ये होता है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन आई है HTML टैग के अंदर, इसका बेसिक मतलब होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज दिखाना चाह रहे हैं अपने पेज के ऊपर। हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना चाह रहे हैं। अब मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसको आप HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंच यूज कर सकते हैं, जर्मन, पर प्राइमरीली हम इंग्लिश को यूज करते हैं। उसके बाद मेरा हेड टैग है, उसके अंदर ये 2-3 एक्स्ट्रा टैग्स आपको दिख रहे होंगे जो क्या देते हैं, जो मुझे मेटा इंफॉर्मेशन देते हैं। मेटा इंफॉर्मेशन यानी वो इंफॉर्मेशन जो डेटा के बारे में ही है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो दिखाई नहीं देती बट एक्स्ट्रा आकर स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर उसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मुझे बताया हुआ है हम कौन सा कैरेक्टर सेट यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर सेट यानी इंग्लिश के कैरेक्टर सेट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। एंड इस तरीके की और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है स्क्रीन साइजेस के बारे में, जो बेसिकली मेरा व्यू पोर्ट होता है। बट ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान हमें देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा टाइटल है, उसके बाद मेरा हेड टैग खत्म हो जाता है, फिर मेरा बॉडी टैग आ जाता है। तो इस तरीके से हम अपने HTML का जो लेआउट है बेसिक उसको कर सकते हैं। एंड उसके अंदर अब बॉडी टैग के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग लिख सकते हैं। लेट्स कॉल इट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया पैराग्राफ टैग के अंदर, और टाइटल में हम लिखने वाले हैं माय बॉयलर प्लेट कोड। सेफ।
अब अगर ब्राउजर में जाकर इसे रिफ्रेश करें तो इस तरीके की कुछ चीज़ें अपीयर होंगी। मतलब जो हेलो वर्ल्ड मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था वो मेरी स्क्रीन पर, मतलब विंडो पर, वेबसाइट के ऊपर मुझे दिखाई देगा, और माय बॉयलर प्लेट कोड, ये वो लाइन है जिसको मैंने टाइटल के अंदर लिखा था, वो मुझे ब्राउजर के ऊपर टैब पर दिखाई देती है। तो ये डिफरेंस होता है टाइटल और बॉडी टैग के कंटेंट के अंदर। अब जब भी हम अपना HTML कोड लिखेंगे ना, वैसे तो हम चाहें तो इसे इसी सिमिलर लेआउट के अंदर छोड़ सकते हैं, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं जो हमारे कोड को और ज़्यादा रीडेबल बनाती है। जैसे एक चीज़ जो हम कर सकते हैं कि जैसे ही HTML टैग के अंदर कोई और टैग आ रहा है या किसी भी टैग के अंदर कोई और टैग आ रहा है, तो उसको हम एक टैब की स्पेस दे देंगे। यानी यहाँ पर मैं जाऊँगी और इसको थोड़ी सी स्पेस दे दूँगी, यानी मैंने टैब प्रेस किया अपने कीबोर्ड के ऊपर, एंड इन चारों को भी जाकर मैं थोड़ी सी टैब की स्पेस दे दूँगी, इसको भी टैब की स्पेस दे दी, एंड इस तरीके से क्या होगा, मेरा लेआउट बहुत सुंदर दिखेगा। सेव कर लेते हैं। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर स्पेस है तो मतलब मेरा हेड टैग मेरे HTML टैग के अंदर आता है। मेटा और हेड के बीच में स्पेस है तो मतलब मेरा मेटा वाला टैग मेरे हेड टैग के अंदर आ रहा है। एंड इसी तरीके से पैराग्राफ और बॉडी टैग में स्पेस है तो पैराग्राफ टैग बॉडी टैग के अंदर आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस हम सामने की तरफ देते हैं इसको कहते हैं इंडेंटेशन। मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसको कहते हैं हम इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का बेसिक मतलब होता है प्रॉपर स्पेसिंग, और इंडेंटेशन एक अच्छे प्रोग्रामर की, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वो अच्छी तरीके से स्पेस देते हैं अपने कोड के अंदर और कोड काफ़ी ज़्यादा रीडेबल बनता है। तो जैसे जैसे मैं अगर स्पेसिंग दूँ आने वाले चैप्टर्स के अंदर, हमें वैसे वैसे फॉलो करना है और उसी तरीके की हमारी अच्छी आदत बिल्ड होती चली जाएगी। एंड इनफैक्ट इंडेंटेशन सिर्फ HTML कोड के अंदर नहीं, चाहे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ें, चाहे हम CSS पढ़ें, चाहे हम कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सबके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। अब HTML के अंदर अगर आपने इंडेंटेशन नहीं दी तो उससे क्या होगा, उससे HTML पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड हमारा वैसे के वैसे रन करेगा। पर पाइथन जैसी लैंग्वेज, पाइथन एक लैंग्वेज होती है, उसके अंदर अगर इंडेंटेशन आपने खराब दे दी तो आपका कोड ही वर्क नहीं करता। तो वहां पर इंडेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर कोड को रन कराने के मामले में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट हाँ एक एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल प्रोग्रामर की निशानी होती है, तो उसको हमें फॉलो करते हुए चलना है।